दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नदी में जादुई मखमली लहंगों के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। सिमरन को पेड़, पक्षियों और पौधों से बात करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो गांव के पीछे वाले बगीचे में नीम के पेड़ से बात कर वापस आ रही थी, तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त अजय मिल गया, जो उसके कॉलेज में उसके साथ पढ़ता था। अरे सिमरन, तू कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था। कल मेरा बर्थडे है और सबको आना है। और हाँ, सभी फ्रेंड्स अच्छे और नए कपड़े पहन कर आ रहे हैं। हमने एक डांस प्रोग्राम भी रखा है, तू भी नए कपड़े पहन कर ही आना। सब मिलकर डांस करेंगे, बड़ा मजा आएगा। अजय, मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम जानते हो ना कि हम लोग कितने गरीब हैं। मैंने तो आज तक कभी ढंग के कपड़े भी नहीं पहने, फिर मैं नए कपड़े कहाँ से पहनूंगी? नहीं सिमरन, जो भी हो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुझे आना ही होगा, तेरे बिना प्रोग्राम में मजा ही नहीं आएगा। सिमरन के पिता राजेश होटल में खाना बनाने के लिए जाने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन सिमरन का फूला हुआ मुंह देखकर बोलते हैं, अरे अब तू नए कपड़े की क्या जिद लेकर बैठ गई, वो भी लहंगा। मैं होटल में खाना बनाकर किसी तरह अकेले घर चला रहा हूँ, किसी तरह तुझे कॉलेज भी भेज पा रहा हूँ। तेरी माँ बीमार पड़ी है, नहीं तो वो भी मेरे साथ होटल पर जाती थी। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अब मैं काम पर जा रहा हूँ और रास्ते में अगर मुझे कोई सस्ता सा लहंगा मिलेगा तो मैं ले लूँगा तेरे लिए। क्या सच में पिताजी, आप मुझे लहंगा दिलवाओगे? हाँ बाबा हाँ, सच में दिलवाऊंगा तुझे लहंगा, लेकिन तू पहले अपने आंसू तो पोंछ ले। सिमरन अपने पिता के जाने के बाद घर का काम करके बगीचे में जाकर उसी नीम के पेड़ के पास बैठ जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती है, क्योंकि जब भी वो उदास होती थी तो वो उसी नीम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती और उस पेड़ के साथ ढेरों बातें करती। तभी आज अचानक उस पेड़ से एक आवाज आई। क्या हुआ? क्यों रो रही हो सिमरन? वो आवाज सुनकर सिमरन चौंक गई। कौन हो तुम? और मेरा मन रोने का है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तुम्हें क्या मैं अपने दुख में रो भी नहीं सकती? रोने से कुछ नहीं होगा, तुम समस्या बताओ क्या है, शायद मैं उसे दूर कर सकूं। तुम मेरी समस्या का हल कर पाओगे? तुम मेरी समस्या का हल क्या कर पाओगे? तुम तो खुद हिल भी नहीं सकते। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम हमेशा मेरे आसपास वाले छोटे पेड़ पक्षियों का, सबका कितना ध्यान रखती हो, वरना सब लोग तो यहाँ पर हमारी लकड़ियाँ और फल फ्रूट ही तोड़ने आते हैं। फिर सिमरन उस पेड़ को अपनी उदासी का कारण बताती है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय बाय सिमरन। सिमरन वापस अपने घर पहुँच गई। तभी वहाँ उसे एहसास हुआ कि उसके दरवाजे पर किसी की आहट हुई है। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर 2 बैग रखे हैं। ये क्या है? इसे खोल कर देखती हूँ कि क्या है इसके अंदर। फिर बैग खोलकर सिमरन देखती है तो उस बैग में बहुत ही सुंदर सुंदर 2 लहंगे रखे हुए थे। लगता है ये लहंगे पिताजी रखकर चले गए, जल्दी में थे होंगे। अभी तक बोल रहे थे कि एक भी लहंगा नहीं दिलवा पाऊंगा और अब 2 लहंगे दिलवा दिए। जब शाम को उसके पिता घर वापस आए तो सिमरन ने उन्हें अपने लहंगे दिखाए और कहा, पिताजी, आपने मेरे लिए कितने सुंदर लहंगे खरीदे हैं। थैंक यू सो मच पिताजी। अच्छा बेटा, पर ये तो मैंने नहीं खरीदा। और तुम्हें किसने दिया? ये कहाँ मिला तुम्हें? ओ पिताजी, कोई बात नहीं, लहंगे तो बहुत ही सुंदर हैं। मैं यही लहंगा पहनकर अजय के जन्मदिन पर जाऊंगी। ठीक है बेटा, लेकिन आए कहाँ से ये लहंगे, ये तो बताओ। कहीं से भी आए हो, अभी तो मैं जा रही हूँ तैयार होने। सिमरन ने जैसे ही वो लहंगा पहना, उसके पास अपने आप सुंदर सैंडल, मैचिंग की चूड़ियाँ और ज्वेलरी भी आ गई।
यहाँ तक कि अजय को देने के लिए सुंदर सी गिफ्ट भी पैक होकर आ गई। सिमरन आज सज संवर कर अजय के बर्थडे में पहुँच गई। सिमरन आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। क्या सिमरन, फिर भी तू पार्टी में ना आने के लिए इतने नखरे दिखा रही थी और इतना बड़ा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी तुझे? पिताजी ने दिया है तुझे, रख ले। उसकी सारी सहेलियाँ सिमरन का लहंगा देख रही थी और सिमरन की सुंदरता को देखकर बर्थडे में आए सभी मेहमान लोग बहुत हैरान थे। उसकी सारी सहेलियाँ सिर्फ सिमरन का लहंगा ही देखे जा रही थी और सिमरन वाकई बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी सुंदरता को देखकर सारी सहेलियाँ हैरान थी। और फिर जब संगीत का प्रोग्राम हुआ तो उसके डांस में पता नहीं क्या जादू था कि पार्टी में आए सभी लोग, अजय, उसके सभी दोस्त, उसके मम्मी पापा, सारे मेहमान सभी मिलकर डांस करने लगे। डांस करते करते सब पसीने से तरबतर हो गए, लेकिन सिमरन अभी भी डांस करते ही जा रही थी। फिर अचानक म्यूजिक अपने आप रुक गया। तब सिमरन होश में आई और उसने देखा कि सभी लोग उसकी तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। अरे वाह सिमरन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बहुत सुंदर डांस करती हो तुम तो। अच्छा, मुझे तो डांस करना ही नहीं आता। मैंने पता नहीं कैसे इतना अच्छा डांस कर लिया। जरूर ये भी इसी लहंगे का जादू है। तभी अजय की माँ बोलती है, चलो चलो बच्चों, केक काटने का समय आ गया है, आ जाओ सभी लोग। सिमरन बच्चों की भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी। ये देखकर अजय की माँ बोलती है, अरे सिमरन बेटा, तुम यहाँ इतने पीछे क्यों खड़ी हो? आओ अजय के साथ केक कटवा दो। सिमरन आगे आ गई और सारे मेहमानों की नजर उसी पर टिकी हुई थी। इतना सम्मान तो उसे आज से पहले कभी भी नहीं मिला था। सिमरन जब पार्टी खत्म होने के बाद वापस अपने घर पर आई तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। दूसरे ही दिन वो सुबह सुबह गांव के पीछे वाले बगीचे में नीम के पेड़ के पास गई और बोली, अरे दोस्त, मैं समझ गई कि वो लहंगे तुम्ही ने दिए हैं मुझे। तुम बहुत अच्छे हो। सिमरन, वो दोनों ही लहंगे जादुई हैं। एक लहंगे से तुम जो अपने लिए मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा और दूसरे लहंगे से दूसरों की मदद करने के लिए तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। लेकिन दोनों लहंगों से दिन में कोई भी एक बार ही मांगी हुई इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन उस लहंगे से कभी भी किसी का नुकसान करने का मत सोचना। ठीक है, अच्छा अब मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय सिमरन। और फिर सिमरन जल्दी जल्दी घर वापस आई और उस लहंगे को पहन लिया। हे जादुई लहंगे, मुझे एक बड़ा सा घर दे दो जिसमें जरूरत का सारा सामान हो और उसके पीछे एक खूबसूरत सा बगीचा दे दो। इतना कहते ही उसका छोटा सा घर एक बड़ी हवेली में बदल जाता है और घर के पीछे खूबसूरत सा एक बगीचा भी था जहाँ पर ढेरों रंग बिरंगे पशु पक्षी और पेड़ थे। और फिर शाम को पापा के आते ही, ओ पापा देखो, अब हमारे पास कितना बड़ा घर हो गया है और अब एक बहुत खूबसूरत बगीचा भी है हमारे पास। चलो बगीचे में चलते हैं। लेकिन सिमरन, ये सब हुआ कैसे? इतनी बड़ी हवेली, इतना सारा सामान और इतना खूबसूरत बगीचा, ये सब अचानक कहाँ से आया? पापा, मैंने जो लहंगा पहना है ना, वो जादुई लहंगा है। मैं जो बगीचे में जिस पेड़ के पास बैठती हूँ उसी ने दिया है मुझे। अच्छा, ये तो चमत्कार हो गया बेटी। पापा, ये जादुई लहंगा है। इस लहंगे से पूरे दिन में कोई भी एक इच्छा पूरी करवाई जा सकती है। दोनों उस दिन बहुत खुश थे। सिमरन अब अपने बगीचे में जाकर पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल करने लगी। वो पक्षियों को दाना चुगाती और पानी भी पिलाती। अगले ही दिन सिमरन उस जादुई लहंगे को पहनकर बोलती है, हे जादुई लहंगे, मेरी माँ को बिल्कुल ठीक कर दो।
सिमरन के इतना कहते ही उसकी माँ बिस्तर से उठ गई। सब बहुत खुश थे। आज फिर से सिमरन गांव के पास वाले बगीचे में गई तो उसने वहां जाकर देखा कि उस नीम के पेड़ को कुछ लोग काट रहे थे। तभी तेजी से भागकर सिमरन उस नीम के पेड़ से लिपट गई और बोली, नहीं नहीं, इस पेड़ को मत काटो। ये आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग इस पेड़ को ऐसे नहीं काट सकते। ए लड़की, हट यहाँ से, वरना तेरी गर्दन भी इसी कुल्हाड़ी से काट देंगे। सिमरन वहाँ से हट गई और भागते हुए अपने घर गई। उसने जादुई लहंगा पहना और कहा, हे जादुई लहंगे, नीम के पेड़ को बचा लो और उसे मेरे बगीचे में लगा दो, वरना वो लोग उसे काट देंगे और उसकी लकड़ियाँ बेच देंगे। तभी सिमरन को कोई आवाज आई। वो भागकर अपने बगीचे में गई तो देखा कि वो नीम का पेड़ उसके बगीचे में खड़ा था और वो पेड़ काटने वाले लोग अपनी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर उल्टा लटके हुए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बचाओ हमें, इस पेड़ पर पता नहीं किसने हमें लटका दिया। अरे कोई तो उतारो, हमें बचाओ, प्लीज हमें बचाओ। तभी सिमरन बोलती है, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तुम लोग तब तक वहीं लटके रहोगे जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाएगी। अरे बेटा, हमें माफ कर दो बेटा। अब कुछ नहीं हो सकता। अचानक से वो दोनों पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। किसी का सर फूटा, किसी की कमर टेढ़ी हो गई, तो किसी के पैर टूट गए। इतनी ऊंचाई से गिरकर वो लोग अपनी होश व हवास खो चुके थे और अब काफी देर के बाद होश में आए तो वो सर पर हाथ रखकर वहाँ से दुम दबाकर भागने लगे। तभी सिमरन उस पेड़ से बोलती है, पेड़, तुम ठीक तो हो ना? जिसके पास तुम्हारे जैसी दोस्त हो उसको क्या हो सकता है भला। फिर सिमरन अपने घर में आती है। सिमरन अपना जादुई लहंगा और उस जादुई पेड़ को अपने बगीचे में पाकर अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीतने लगता है और सिमरन और अजय एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। जौनपुर नामक गांव में इमली अपने माता पिता के साथ रहती थी। इमली के पिता राम प्रसाद पास गांव के राजमहल के राजा के सलाहकार थे और दोनों अच्छे मित्र भी थे। वो अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे और राजा ने अपने एक लौते बेटे वीर की शादी बचपन में ही इमली से ठीक कर दी थी। राम प्रसाद बहुत ज्यादा खुश थे कि उनकी बेटी एक राजघराने की बहू बन जाएगी। ऐसे ही समय बीत रहा था। इमली बड़ी हो चुकी थी। एक दिन इमली की माँ इमली से कहती है, इमली बेटा, तुम्हारे पिता शहर गए हैं। तुम्हारी शादी वीर सिंह से होने वाली है ना, इसलिए तुम्हारे लिए सुंदर सा लहंगा शहर से लेने गए हैं। उनकी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं लगनी चाहिए। माँ, आप और पिताजी कितने ज्यादा खुश हैं कि मेरी शादी एक राजघराने में हो रही है। पिताजी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे। माँ, आप दोनों को खुश देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इमली और उसकी माँ ऐसे बातें कर रही थी, तभी उन्हें एक दुखद खबर मिलती है कि शहर से आते हुए एक ट्रेन हादसे में राम प्रसाद की मौत हो गई। ये बात सुनकर दोनों माँ बेटी के सर पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा रोती हैं। माँ, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? अभी तो उन्हें मेरा कन्यादान भी करना था। इतनी जल्दी वो कैसे जा सकते हैं? मेरी शादी को लेकर सबसे ज्यादा खुश पिताजी ही थे। वो मेरी शादी देखे भी नहीं चले गए। माँ, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? काश वो मेरा लहंगा लेने शहर न जाते, गांव से ही ले लेते, तो आज पिताजी हमारे साथ होते। माँ चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। तुम्हारे पिता हमारे साथ ही हैं। वो रोज हमें तारा बनकर देखेंगे और तुम्हें इस तरह से रोता हुआ देखकर उन्हें बहुत दुख होगा। बेटा चुप हो जा।
ऐसा कहकर इमली की माँ इमली को दिलासा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन इमली की माँ इमली को राजमहल जाने के लिए कहती है। इमली राजमहल जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी इमली की माँ इमली से कहती है, इमली बेटा, तुम राजमहल जा तो रही हो, वहाँ तुम्हारी शादी होगी। शादी वाले दिन मैं वहाँ आ जाऊंगी। बेटा, तुम अपने साथ अपने पिताजी का घोड़ा ले जाना, और हाँ, अपनी दोस्त सुनैना को भी अपने साथ ले जाना। मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी दूर के सफर पर अकेली जाओ। ठीक है माँ, मैं अपने साथ सुनैना को ले जाऊंगी, और समय रहते आप भी आ जाना। ऐसा कहकर इमली घोड़े पर सवार होकर सुनैना के साथ राजमहल के सफर के लिए निकल जाती है। कुछ दूर चलने के बाद सुनैना इमली से कहती है, इमली, तेरी शादी तो राजमहल के एक लौते पुत्र वीर सिंह से हो रही है, और एक हमारी शादी गांव के मछुआरे के लड़के के साथ हो रही है। तेरे तो मजे हैं, तू तो रानी बन जाएगी, सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाएगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी। काश मेरी भी किस्मत तेरी ही तरह होती, मगर तुझे तो तेरी सुंदरता ही की वजह से वीर सिंह ने पसंद कर लिया होगा। मैं तो तेरी तरह सुंदर भी नहीं हूँ। अरे नहीं सुनैना, आज तक मुझे वीर जी ने नहीं देखा। वो तो पिताजी राजा जी के मित्र थे, तो उन्होंने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहा। इसीलिए राजा जी अपने बेटे की शादी मुझसे करा रहे हैं। राजमहल के किसी भी सदस्य ने मुझे नहीं देखा। मैं पहली बार उनसे मिलने जा रही हूँ। इमली की ये बातें सुनकर सुनैना खुश हो जाती है और मन ही मन में सोचती है, अरे वाह, इमली को राजमहल में आज तक किसी ने नहीं देखा। अगर इसकी जगह मैं इमली बनकर चली जाऊँ तो मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकती हूँ और उस मछुआरे से भी छुटकारा पा सकती हूँ। मेरी शादी राजघराने में हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे इस इमली की बच्ची से छुटकारा पाना होगा। तभी तो इमली बनकर मैं वहाँ जाऊंगी। ऐसा सोचकर सुनैना हंसने लगती है। तभी कुछ दूर चलते चलते सुनैना इमली से बोलती है, इमली, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या हम थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनैना, तुम मेरे साथ इतने लंबे सफर पर चल रही हो, तो क्या हम थोड़ी देर आराम भी नहीं कर सकते? चलो उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी सुनैना इमली से बोलती है, इमली, तुम यहाँ बैठकर आराम करो, मैं तब तक यहाँ पर थोड़ा घूम कर आती हूँ। ठीक है सुनैना, तुम जाओ। उसके बाद सुनैना टहलने के बहाने वहाँ से चली जाती है और इमली नदी किनारे जाकर पक्षियों को देखने लगती है। तभी सुनैना पीछे से आकर इमली के सर पर एक बड़े डंडे से जोरदार वार कर देती है और इमली के सर पर बहुत ही गहरी चोट लग जाती है और वो नदी में गिर जाती है। इमली चिल्लाती है, सुनैना, ये तुमने क्या किया? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे तैरना नहीं आता। मुझे बचाओ सुनैना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो मेरी कितनी अच्छी दोस्त हो सुनैना, प्लीज मुझे बचाओ, मैं डूब के मर जाऊंगी। सुनैना, मुझे बचाओ। तू मेरी अच्छी दोस्त नहीं है। तेरी शादी राजघराने में हो और मेरी शादी एक मछुआरे से, ये मैं नहीं देख सकती। अब इमली बनकर मैं राजमहल में जाऊंगी और वीर सिंह से शादी करूंगी और तू नदी में डूबकर मर जाएगी और मैं रानी बनकर ऐश करूंगी, ऐश। ऐसा कहकर सुनैना इमली को नदी में डूबता हुआ छोड़कर चली जाती है। इमली को तैरना नहीं आता था और वो पानी के बहाव से उसी गांव में पहुंच जाती है जहां इमली को जाना था। तभी इमली को डूबते हुए कुछ मछुआरे देख लेते हैं और इमली को बचाकर बाहर निकाल लाते हैं। वो लोग इमली से पूछते हैं कि वो कहां से आ रही है, मगर इमली के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे अपना नाम भी याद नहीं था। मैं कौन हूँ? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे तो अपना नाम भी याद नहीं। तभी वहाँ पर सुनैना भी आ जाती है। सुनैना इमली को जिंदा देखकर घबरा जाती है, मगर उसे तभी पता चलता है कि इमली को कुछ भी याद नहीं है। तभी सुनैना उन लोगों से कहती है, ये तो मेरी नौकरानी है। हम दोनों राजमहल जा रहे थे। अचानक सुनैना नदी में गिर गई।
मैंने इसे बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे नहीं बचा पाई। अच्छा हुआ ये मुझे यहाँ मिल गई। चलो सुनैना, मेरे साथ राजमहल चलो। ऐसा कहकर सुनैना इमली को अपनी नौकरानी बनाकर राजमहल ले जाती है और वहाँ जाकर खुद इमली बनकर सबसे मिलती है। राजमहल में किसी ने इमली को नहीं देखा था, इसलिए वो सुनैना को ही इमली मानते हैं और उसकी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। तभी राजमहल की रानी इमली से कहती है, इमली बेटा, तुम्हारे पिताजी के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ, मगर तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। अब हम तुम्हारी शादी वीर से बहुत धूमधाम से करेंगे। तुम बहुत थकी हुई हो, तुम विश्राम करो और तुम्हारी ये नौकरानी सुनैना ये गौशाला में रहेगी। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर रानी सुनैना को एक शानदार रूम देती है रहने के लिए और इमली को गौशाला देती है रहने के लिए। इमली को कुछ भी याद नहीं था, इसी का फायदा सुनैना उठा रही थी। सुनैना इमली से अपना सभी काम कराती है, उसके साथ नौकरानी से भी ज्यादा बदतर बर्ताव करती है। एक दिन इमली सुनैना के लिए चाय बनाकर लेकर जाती है, तभी चाय उसके हाथ पर गिर जाती है। सुनैना को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, तुझ जैसी नौकरानी को मुझे अपने साथ लेकर आना ही नहीं चाहिए था। आज तेरी वजह से मेरा हाथ जल गया, पता नहीं कहाँ रहता है तेरा दिमाग। अब तुझे इस राजमहल में मैं नहीं रहने दूंगी, चुपचाप यहाँ से चली जा। आज मेरा हाथ जलाया है, कल पता नहीं क्या जला देगी। इमली, तुमने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, मैं नौकरानी बनकर तुम्हारा सारा काम कर रही हूँ। मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे यहाँ से मत निकालो। ऐसा कहकर इमली सुनैना के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन सुनैना इमली की एक नहीं सुनती, क्योंकि सुनैना को इमली के रहने से ही खतरा लगा था कि कहीं इसे सब कुछ याद न आ जाए, और अगर इसको याद आ गया तो उसकी शादी वीर से नहीं होगी, इसलिए वो उसे राजमहल से निकालना चाहती थी। इमली रोते हुए राजमहल से चली जाती है और एक जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मेरा घर कहाँ है, मेरे माता पिता कौन है, आखिर मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा कहकर इमली बहुत रो रही थी। तभी जिस पेड़ के नीचे इमली बैठकर रो रही थी, वो कोई मामूली पेड़ नहीं था, वो जादुई लहंगे का पेड़ था। तभी उस जादुई लहंगे के पेड़ से आवाज आई, सुनो लड़की, जिस पेड़ के नीचे तुम बैठी हो वो कोई मामूली पेड़ नहीं, ये जादुई लहंगे का पेड़ है। तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? इस जादुई लहंगे के पेड़ से एक लहंगा लेकर पहन लो, तुम्हें सब याद आ जाएगा कि तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। जादुई लहंगे के पेड़ की बातें सुनकर इमली बहुत खुश हो जाती है और जादुई लहंगे के पेड़ से एक जादुई लहंगा लेती है और उसे पहन लेती है। उसे पहनते ही इमली को सब याद आ जाता है कि उसकी दोस्त सुनैना ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया। सुनैना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम मुझे मारकर राजघराने की बहू बनना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कल तुम्हारी शादी है ना, मैं तुम्हारी शादी वीर जी से नहीं होने दूंगी, मैं आ रही हूँ। ऐसा कहकर इमली जादुई लहंगे की मदद से अपने घर पहुँच जाती है और अपनी माँ को सब बताती है और उनके साथ अगले दिन राजमहल पहुँच जाती है और वहाँ जाकर सबको सच बताती है। रानी जी, जिसकी शादी आप अपने बेटे से करा रही हैं, वो इमली नहीं बल्कि सुनैना है। मैं हूँ इमली, ये मेरी दोस्त है, ये मुझे मारकर आपके बेटे से शादी करना चाहती थी, लेकिन समय रहते जादुई पेड़ के लहंगे की मदद से मुझे सब कुछ याद आ गया। नहीं राजा जी, नहीं रानी जी, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये तो मेरी नौकरानी है, मैंने इसे राजमहल से निकाल दिया था ना, तो उसी बात का बदला ले रही है। आप इसकी बात पर भरोसा मत कीजिए, मैं ही इमली हूँ। सुनैना सच नहीं बोल रही थी। ये देखकर इमली को बहुत गुस्सा आता है और वो सुनैना को एक जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, सुनैना, मेरे पास जादुई लहंगा है, अपना झूठ अभी भी स्वीकार कर लो,
वरना मैं जादुई लहंगे की मदद से सबको सच दिखा सकती हूँ। इससे बेहतर है कि अपना झूठ तुम खुद ही स्वीकार कर लो। हाँ, मैं ही सुनैना हूँ, इमली की दोस्त। ये असली इमली है। मैं वीर सिंह से शादी करके रानी बनना चाहती थी, लेकिन मेरा झूठ ज्यादा देर नहीं चला। शादी से पहले ही सबके सामने आ गया। सुनैना, तुम झूठ को चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश करो, लेकिन वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है और सच कभी नहीं झुकता। सुनैना को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और सुनैना को झूठ बोलने की और इमली को जान से मारने की साजिश के लिए राजमहल में 10 साल की कैद की सजा हो जाती है और इमली की शादी राजमहल के एक लौते पुत्र वीर सिंह से हो जाती है। इमली राजमहल में वीर के साथ बहुत ज्यादा खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। एक गांव में शनाया नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल की औरत थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी और अपने जादू का प्रयोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए ही करती थी। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत उनके पास आती है और बोलती है, बिटिया, मेरी बेटी की शादी है बेटा। मैं बहुत गरीब हूँ बिटिया, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। ठीक है बुढ़िया माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। इतना कहकर वो अपनी जादुई छड़ी से सोने के ढेर सारे सिक्के प्रकट करती है। बेटा, तूने मुझ गरीब की बहुत मदद की है, ऊपर वाला तेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। इतना कहकर वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। ये सब करते हुए शनाया अपनी माँ को देख लेती है। शनाया सीधा अपनी माँ के पास जाती है। माँ, आप अपने जादू से हमेशा दूसरों की मदद करती हो, आप मेरी भी मदद कर दो माँ। जरूर बेटा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। माँ, आप इतनी बड़ी जादूगरनी हो, मुझे भी थोड़ा जादू सिखा दो ना। बिटिया, तुम्हारी अभी पढ़ाई की उम्र है, इसीलिए मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम बड़ी हो जाओगी, मैं जादू तुम्हें तब सिखाऊंगी। अभी तुम ये सब नहीं सीख पाओगी बेटा। आप सीधा सीधा बोल दो ना माँ कि आप मुझे जादू सिखाना ही नहीं चाहती। इतना कहकर शनाया जोर जोर से रोने लग जाती है। उसकी माँ उसे रोता हुआ देखकर दुखी हो जाती है। रोना बंद करो बेटी, तुम्हें जादू सीखना है ना, मैं जरूर सिखाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम मुझसे वादा करो कि कभी भी तुम अपने जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करोगी और हमेशा अपने जादू को दूसरों की मदद के लिए ही उपयोग करोगी। ठीक है माँ, मैं हमेशा दूसरों की मदद के लिए ही अपने जादू का इस्तेमाल करूँगी, कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ। ठीक है बेटा, अब तुम तैयार होकर स्कूल जाओ। स्कूल से आने के बाद मैं तुम्हें थोड़ा जादू सिखाऊंगी। शनाया खुशी खुशी अपने स्कूल चली जाती है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। स्कूल से आने के बाद उसकी माँ उसे जादू सिखाती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। शनाया अब थोड़ा बहुत जादू करना सीख चुकी थी। एक दिन स्कूल में, अरे शनाया, तुम्हारी माँ तो इतनी बड़ी जादूगरनी है, पूरे गांव की मदद करती है, तुझे भी तो थोड़ा बहुत जादू आता ही होगा ना। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, थोड़ा क्या, मुझे तो बहुत सारे जादू आते हैं, लेकिन मेरी माँ ने बिना वजह जादू का इस्तेमाल करने के लिए मना किया है। अरे, हम तुझसे कोई काम नहीं करवा रहे, लेकिन तू छोटा मोटा तो जादू दिखा हमें। सभी बच्चे जिद करने लगते हैं। शनाया प्लीज दिखा ना, शनाया जादू दिखा ना प्लीज। शनाया दिखा ना जादू, दिखा ना शनाया। शनाया दिखा ना शनाया। अच्छा ठीक है, रुको तुम सभी, मैं तुम्हें जादू दिखाती हूँ। शनाया अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सभी बच्चों के लिए कपकेक प्रकट करती है। ये लो, ये सभी कपकेक सिर्फ तुम्हारे लिए, खा लो तुम सभी। सभी बच्चे कपकेक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं।
और शनाया के लिए तालियां बजाते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, शनाया एक और जादू दिखाना, ये बहुत अच्छा जादू था शनाया। शनाया अपनी जादुई छड़ी से एक लड़की को गायब कर देती है और थोड़ी देर बाद उसको वापस ले आती है। सभी बच्चे ये देखकर तालियां बजाने लगते हैं और शनाया की बहुत तारीफ करने लगते हैं। उसी की क्लास में एक माया नाम की लड़की पढ़ती थी। वो हमेशा दूसरों को देखकर सिर्फ जलती ही रहती थी। ऐसा भी क्या जादू कर दिया इसने, सभी बच्चे इसी के गुण गा रहे हैं। देखना, मैं इससे भी बड़ी जादूगरनी बनूंगी और सभी को अपने वश में कर लूंगी। फिर ये सभी लोग जो आज इसके लिए तालियां बजा रहे हैं, वो फिर मेरी तारीफ करेंगे। उसके बाद माया शनाया के पास जाती है और बोलती है, ओ शनाया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ बाहर आना। माया शनाया को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। क्या बात है, क्या बात करनी है तुम्हें, बताओ। यार तू कितना अच्छा जादू करती है, मुझे भी कुछ सिखा दे, मुझे भी जादू सीखने का बहुत मन करता है। मैं भी एक बहुत बड़ी जादूगरनी बनना चाहती हूँ और तेरी माँ की तरह मैं सब लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मुझे भी जादू सिखा ना शनाया। नहीं नहीं, मेरी माँ कहती है पहले हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, उसके बाद वो हमें जादू सिखाएंगी। अच्छा ठीक है, अगर तू मेरी मदद नहीं करना चाहती तो मत कर। तो मुझे ये जवाब देगी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी शनाया। अरे तू उदास क्यों हो रही है, मैं आज जाकर अपनी माँ से बात करती हूँ। फिर अगले दिन, सुनो माया, तुम शाम को मेरी माँ के पास आ जाना, वो तुम्हें आज जादू सिखाएंगी। शाम को माया जादू सीखने के लिए उनके घर आ जाती है। शनाया की माँ दोनों को जादू करना सिखाती है और माया भी थोड़ा बहुत जादू करना सीख जाती है। एक दिन, सुनो बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी बड़ी होकर गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो। आज मैं तुम दोनों को एक ऐसी जगह लेकर जा रही हूँ जहाँ सिर्फ एक जादूगर ही जा सकता है। उसके बाद तीनों अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर एक जंगल में चली जाती हैं। जंगल में एक पेड़ पर 2 सोने और चांदी के लहंगे के घर थे। शनाया की माँ उन दोनों लड़कियों को सोने वाले लहंगे के घर में लेकर जाती हैं, जहाँ पर बहुत सारी धन दौलत रखी थी। अरे वाह, कितनी सारी धन दौलत है, मैंने जिंदगी में कभी इतनी धन दौलत नहीं देखी। ये सारी धन दौलत हमें दूसरों की मदद के लिए ही उपयोग करनी है। हमें इस धन दौलत को अपने स्वार्थ के लिए कभी भी प्रयोग में नहीं लाना। उसके बाद शनाया की माँ उन दोनों लड़कियों को जादुई चांदी के लहंगे के घर में ले जाती है। उस घर में एक बहुत बड़ी जेल थी। अगर कोई भी जादूगर अपने स्वार्थ के लिए जादुई सोने के लहंगे के घर से धन दौलत लेकर चला जाता है और उसका इस्तेमाल करता है, तो ये चांदी का लहंगा घर उसे तुरंत सजा देता है और उसकी सजा से हमें कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए तुम दोनों जादुई सोने के लहंगे घर की दौलत सिर्फ गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए ही करना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हम हमेशा इस धन दौलत का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए ही करेंगे। उसके बाद तीनों अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर वापस अपने घर चली जाती हैं। वहीं माया उस जादुई सोने के लहंगे के घर के बारे में सोच रही होती है। अरे भाड़ में गया ये जादू वादू, अगर मेरे पास ये जादुई सोने के लहंगे की धन दौलत आ जाए तो मैं दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगी। मेरे पास पावर होगी, मेरे पास पैसा होगा और दुनिया मेरे सामने झुकी ही रहेगी। अब मैं जल्दी से जाकर वो सारी धन दौलत उठा कर लाती हूँ। माया जादुई झाड़ू पर बैठकर फिर से सोने के लहंगे के घर के पास चली जाती है और उसके अंदर जाकर सारी धन दौलत इकट्ठी करने लगती है और अपना थैला लेकर वहाँ से भागने लगती है। माया को ये करते हुए
जादुई चांदी का लहंगा घर देख लेता है। ठहर जा लड़की, इतनी आसानी से नहीं भाग सकती तू। तूने लालच में आकर सारी धन दौलत अपने पास रख ली है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज तेरी खैर नहीं, भागने की कोशिश भी मत करना। उसके बाद जादुई चांदी का लहंगा घर उसे अपने अंदर खींच लेता है और उसे पकड़कर अंदर जेल में डाल देता है। मुझे माफ कर दो मुझे। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। घर जाने दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन जादुई चांदी का लहंगा उसे माफ नहीं करता और सारी जिंदगी के लिए उसे जेल में कैद कर लेता है। वहीं शनाया बड़ी हो जाती है और अपनी माँ की तरह वो एक बहुत बड़ी जादूगरनी बन जाती है। शनाया भी अपनी माँ की तरह गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने लगती है और कभी भी लालच नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में किसी को भी पता नहीं चलता कि माया जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। बहुत समय पहले की बात है। सोलापुर गांव से सटा हुआ एक जंगल था जिसमें एक जादुई लहंगे का पेड़ था जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर तरह तरह के डिजाइनर लहंगे हुआ करते थे। उस लहंगे को जो भी पहनता उसे पहनते ही उसकी हर एक इच्छा पूरी हो जाती थी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। वो जादुई लहंगे का पेड़ बहुत ही ज्यादा घमंडी था। वो अपना जादुई लहंगा किसी को भी नहीं देता था। वो अपना जादुई लहंगा अमीर और सुंदर सुंदर राजकुमारियों और परियों को ही दिया करता था। मैं हूँ एक जादुई लहंगे का पेड़ और मेरे लहंगे पहनने से सभी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और शक्तिशाली हो जाती हैं। लेकिन मुझे गरीब और बदसूरत लोगों से सख्त नफरत है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई बदसूरत लड़की मेरे पास भी आए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी सपना नाम की एक लड़की उस जादुई लहंगे के पेड़ के पास आती है। हे जादुई लहंगे के पेड़, मुझे एक जादुई लहंगा दे दीजिए। मैंने आपका बहुत ही नाम सुना है, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत हूँ। मेरी बदसूरती का हर कोई बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और तो और मेरी वजह से मेरे माँ बाप को भी लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। अगर आप मुझे ये जादुई लहंगा दे दोगे तो उसे पहनकर मैं बाकी लोगों की तरह खूबसूरत हो जाऊंगी और फिर मेरी भी शादी हो जाएगी। ए पागल लड़की, दूर हो जा मेरे पास से। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की। मैं तेरी इस बदसूरत शक्ल को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चली जाओ यहाँ से। हे जादुई लहंगे के पेड़, मुझ पर रहम करो। मैं यहाँ बहुत ही आशा लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि मैं बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत हूँ, जिसकी वजह से मेरी शादी भी नहीं हो रही। जो भी लड़का मुझे देखने आता है वो पहली ही नजर में मुझे नापसंद कर देता है। मेरे माता पिता मेरी शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। उनका दुख अब मुझसे और नहीं देखा जा रहा। प्लीज आप अपने पेड़ से एक जादुई लहंगा दे दीजिए जिसे पहनकर मैं भी खूबसूरत बन जाऊंगी और मेरी भी शादी हो जाए। प्लीज आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नहीं, मैं तुम जैसी बदसूरत लड़की को किसी भी सूरत पर अपना ये जादुई लहंगा नहीं देने वाला। मेरे पेड़ पर लगने वाला हर एक लहंगा सुंदर राजकुमारी और परियों के लिए ही है। तुम यहाँ से चली जाओ पागल लड़की। सपना पेड़ से बहुत ज्यादा मिन्नतें करती है पर वो जादुई लहंगे का पेड़ सपना पर जरा भी रहम नहीं खाता और उसे एक भी जादुई लहंगा नहीं देता। तभी वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी आती है और कहती है, हे जादुई लहंगे के पेड़, प्लीज मेरे लिए लेटेस्ट डिजाइन के सुंदर सुंदर लहंगे मुझे दे दो। हाँ, क्यों नहीं सुंदर राजकुमारी। ये सारे सुंदर डिजाइनर लहंगे तुम्हारे लिए ही तो हैं। तुम जितना चाहो उतना जादुई लहंगा मेरे पेड़ से तोड़ सकती हो। फिर क्या था, वो खूबसूरत सी दिखने वाली राजकुमारी
उस पेड़ से बहुत सारे लहंगे तोड़ लेती है और वहाँ से चली जाती है। तभी सपना सोचती है, अगर मैं इस राजकुमारी को अपनी परेशानी बताऊं, तो शायद वो मुझ पर रहम खाकर अपना एक जादुई लहंगा मुझे दे दे। मुझे राजकुमारी जी से बात करनी चाहिए। ये सोचकर सपना उस राजकुमारी का पीछा करती है और वो एक जंगल में पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि वो सुंदर सी दिखने वाली राजकुमारी एक गुफा के अंदर जा रही है। वो उसके पीछे पीछे उस गुफा के अंदर जाती है। तभी वो देखती है वो सुंदर सी दिखने वाली राजकुमारी एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। वो जादुई पेड़ तो सच में बहुत ही शक्तिशाली है। मैं कल सुबह ही उस पेड़ को काटकर अपने पास अपनी गुफा में ले आऊंगी। फिर उसे जलाकर उसके राख को इकट्ठा कर उसे अपने शरीर पर डेली लगाया करूंगी, जिससे मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। उस चुड़ैल की ये बातें सुनकर सपना हैरान रह जाती है और वहाँ से किसी तरह चुड़ैल से नजर बचाकर बाहर आ जाती है और बोलती है, हे भगवान, ये राजकुमारी तो एक चुड़ैल निकली। मुझे अभी जाकर उस जादुई लहंगे के पेड़ को सब कुछ बताना होगा। सपना फौरन जाकर उस जादुई लहंगे के पेड़ को वो सारी बातें बताती है, पर वो जादुई लहंगे का पेड़ सपना की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता और वो उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। बेचारी सपना वहाँ से उदास होकर चली जाती है। अगले दिन वो चुड़ैल एक जादुई कुल्हाड़ी लेकर उस जादुई पेड़ के पास आती है, जिसे देखकर वो पेड़ डर जाता है। अरे नहीं नहीं, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? ये चुड़ैल तो सचमुच मुझे काटने जा रही है। उस लड़की ने तो बिल्कुल सही कहा था कि चुड़ैल मुझे काटकर अपने साथ ले जाने आई है। क्यों जादुई लहंगे के पेड़, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें यहाँ से काट कर अपने साथ अपनी गुफा में ले जाऊंगी और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। चुड़ैल जैसे ही पेड़ काटना शुरू करती है, तभी वहाँ पर सपना आ जाती है और उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल भी होती है। रुक जा चुड़ैल, अगर तूने इस पेड़ को जरा भी नुकसान पहुँचाया तो फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे इस मशाल से जलाकर राख कर दूंगी, समझी तू? सपना की बातें सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, अरे मूर्ख लड़की, क्या तुझे मेरी शक्तियों के बारे में पता नहीं है? लगता है तुझे अपनी शक्तियों का नमूना दिखाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर वो चुड़ैल सपना की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उस चुड़ैल का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। यही सही मौका देखकर सपना चुड़ैल की जादुई कुल्हाड़ी उठा लेती है और चुड़ैल को डराते हुए कहती है, देख चुड़ैल, तू अब यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे इसी कुल्हाड़ी से यहीं काटकर गाड़ दूंगी, समझी? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो। कृपया इस जादुई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल मेरे ऊपर मत करना, क्योंकि ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ और वापस कभी भी नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो जादुई लहंगे का पेड़ सपना से अपने घमंड में आकर की गई गलती की उससे माफी मांगता है और सपना को खूब सारे जादुई लहंगे भी देता है। सपना खुशी खुशी वहाँ से खूब सारे लहंगे लेकर घर वापस आ जाती है। घर आकर सपना उस जादुई लहंगे को पहनकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।